हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10 इंग्लिश रिजोल्यूशन चैप्टर नंबर 11 द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने चैप्टर का नाम क्या है? द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड, है ना। अब जो द इम्प है, इम्प का मतलब होता है डेविल, एक छोटा शैतान, जो आपको जैसा कि चित्र में दिख भी रहा है, ठीक है ना, एक छोटा शैतान। और द पीजेंट्स ब्रेड यानी पीजेंट यानी होता है किसान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फार्मर, जैसा कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा है। तो देखिए, द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड यानी कि छोटा शैतान और किसान की रोटी। छोटा शैतान और किसान की रोटी, ये है हमारे टाइटल का मतलब, है ना। छोटा शैतान और किसान की रोटी, इसमें अपन को ये चैप्टर अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या देखेंगे? अबाउट द ऑथर देखेंगे। क्या देखेंगे? अबाउट द ऑथर। देखते हैं, समझते हैं। अब इस चैप्टर को लिखने वाले जो राइटर है यानी ऑथर है, उनका नाम क्या है? काउंट लियो टॉलस्टॉय, या फिर हम इन्हें कहते हैं काउंट लियो, यहाँ पर ओ आएगा बी की जगह, काउंट लियो निकोलाएविच टॉलस्टॉय, ठीक है ना। एक बार फिर से, काउंट लियो निकोलाएविच टॉलस्टॉय, है ना। 1828 से 1910 तक। नोन एज लियो टॉलस्टॉय वॉज बोर्न इन एन एरिस्टोक्रेटिक रशियन फैमिली, यानी कि काउंट लेव निकोलाएविच टॉलस्टॉय, जिसे लियो टॉलस्टॉय के रूप में भी जाना जाता है, रूस के कुलीन परिवार। लियो टॉलस्टॉय वाज बोर्न इन एन एरिस्टोक्रेटिक यानी मतलब क्या होता है? कुलीन रशियन फैमिली, कुलीन परिवार में पैदा हुए, रूस के कुलीन परिवार में पैदा हुए। He ranks among the world's टॉप स्टोरी राइटर्स, यानी आप विश्व के टॉप कहानी लेखकों में सम्मिलित हैं। ही रैंक्स यानी वह among the world's टॉप स्टोरी राइटर्स, यानी वह विश्व के टॉप लेखकों में सम्मिलित है, ठीक है ना। He is best known for the novels War and Peace, Anna Karenina and Resurrection, यानी इन उपन्यासों के लिए अपन नोवेल्स को इंग्लिश में क्या, नोवेल्स तो हम होता ही है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं अपन? उपन्यास। तो क्या लिख रखा है? आप यानी वह इन उपन्यासों के लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं। किन के लिए? वॉर एंड पीस, अन्ना कैरनीना और रिजरेक्शन। ही also wrote plays as well as numerous philosophical आर्टिकल्स, यानी आपने अनेक नाटक व दार्शनिक भी लेख किए हैं यानी लिखे हैं, ठीक है। प्लेज एज वेल एज न्यूमरस फिलोसॉफिकल आर्टिकल्स, यानी दार्शनिक, मतलब ये तो हुआ अबाउट द ऑथर, है ना, ऑथर के विषय में। वैसे रिजोल्यूशन बुक में ऑथर का कोई भी मतलब नहीं है, ये तो एक सिर्फ जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अपन अबाउट द स्टोरी। अब जानेंगे अपन अबाउट द स्टोरी, मतलब द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड, इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे वो जानेंगे, है ना। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन अ फोक टेल, यानी कि यह कहानी एक लोक कथा पर आधारित है। किस? द स्टोरी बेस्ड ऑन, ये स्टोरी किस पर बेस्ड है? फोक टेल यानी लोक कथा, है ना। अबाउट हाउ एन इम्प टेम्प्ट्स अ पीजेंट्स एंड बाय करप्टिंग him bring out the beast in him, यानी कि कैसे एक छोटा शैतान, अबाउट हाउ एन इम्प टेम्प्ट्स, कि कैसे एक छोटा शैतान एक किसान को लालच देता है और उसे भ्रष्ट करके उसमें पशुता को सामने लाता है ना। एक छोटा शैतान क्या करता है? जो एक पीजेंट होता है, एक फार्मर होता है, उसके अंदर लालच, है ना, उसके अंदर लालच भर देता है, जिसके कारण, लालच के कारण वो जो फार्मर होता है उसके अंदर का शैतान यानी जंगलीपन बाहर आता है। वो अभी हम देखेंगे पूरे अच्छे तरीके से स्टोरी में। इट इज अ स्टोरी विद डीप मीनिंग, है ना, यह गहन अर्थ वाली कहानी है, यानी एक डीप मीनिंग, डीप यानी गहन, मीनिंग यानी मतलब,
यह कहानी डीप अर्थ यानी डीप मीनिंग को समझाती है। दिस स्टोरी narrates that a man is satisfied when he is poor, but when he has excess money, he finds ways of getting pleasure out of it। यानी कि यह कहानी है ना, लिख रखा है दिस स्टोरी narrates, यह कहानी वर्णित करती है कि मैन इज सेटिस्फाइड व्हेन, यानी एक व्यक्ति जब गरीब था तो वह संतुष्ट रहता था। मैन इज सेटिस्फाइड व्हेन ही इज पुअर, जब वो जो पुअर मैन था, जब वह पुअर था यानी जब वह गरीब था तो वो सेटिस्फाइड रहता था यानी संतुष्ट रहता था। बट व्हेन ही हैज एक्सेस मनी ही फाइंड्स वेज ऑफ गेटिंग प्लेजर आउट ऑफ इट, यानी किंतु जब उसके पास अतिरिक्त धन आ गया, यानी जब उसके पास धन आ गया और अतिरिक्त धन आ गया, उससे भी आगे धन आ गया, तो वह इस पैसे से आनंद लेने के तरीके ढूंढने लगा, है ना। When he has excess money he finds ways of getting pleasure यानी क्या होता है, आनंद लेना, out of it, इससे, ठीक है। It also reveals the true nature of man, यानी यह मानव की सच्ची मनोवृत्ति को भी प्रकट करती है कि एक मानव, एक मनुष्य की नेचर, जो उसका नेचर होता है, ट्रू नेचर जो होता है, उसको भी प्रदर्शित करती है, उसको भी एक्सप्रेस करती है, उसको भी रिवील करती है। कौन? ये स्टोरी, ठीक है ना। द स्टोरी नॉट ओनली अम्यूजेस अस बट इज ऑल्सो अ कॉशनरी टेल अगेंस्ट द डेंजर ऑफ एल्कोहल, यानी यह कहानी न केवल हमारा मनोरंजन करती है, द स्टोरी नॉट ओनली अम्यूजेस अस बट, यह शराब के खतरे के लिए जागृत करने वाली कहानी है, बट इज ऑल्सो अ कॉशनरी टेल अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना। ये बातें हैं इसके अंदर, ठीक है। अब अपन देखते हैं, अपना स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देखो, अ पुअर पीजेंट वेंट ऑफ अर्ली वन मॉर्निंग टू प्लग, यानी कि एक गरीब किसान अपने कलेवे, यानी A poor peasant went off early one morning to club, taking with him for his breakfast a piece of bread। यानी एक गरीब किसान अपने नाश्ते के लिए रोटी अपने साथ लेकर एक दिन प्रातःकाल जल्दी ही खेत जोतने के लिए निकल गया। प्लग यानी खेत को जोतना। A poor peasant है ना, एक गरीब किसान went off early, सुबह जल्दी उठ गया, went morning to plug, किसके लिए? प्लग करने के लिए, यानी खेत जोतने के लिए। टेकिंग विथ हिम, क्या लेकर? हिज ब्रेकफास्ट अ पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेकफास्ट के लिए क्या लेके गया? अ पीस ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड का एक टुकड़ा, ठीक है ना। ही गॉट हिज प्लग रेडी बट हिज कोट अराउंड द ब्रेड हिड इट अंडर अ बुश एंड स्टार्टेड वर्क, यानी कि उसने अपना हल तैयार किया, है ना। ही गॉट हिज प्लग रेडी, उसने अपना हल तैयार किया, अपने कोट को रोटी के चारों तरफ लपेटा और उसे एक झाड़ी के नीचे छिपाकर अपना काम यानी खेत जोतना शुरू कर दिया। हिड यानी छुपाना, हाइड होता है ना, हिड वो, हाइड यानी होता है और इसकी सेकंड फॉर्म है ये। बुश यानी झाड़ियां, स्टार्टेड वर्क यानी अपना कार्य शुरू कर दिया, ठीक है। आफ्टर अ वाइल when his horse was tired and he was hungry, the peasant stopped plugging, let the horse loose to feed, and went to get his coat and his breakfast। यानी कुछ समय बाद जब उसका घोड़ा थक गया, है ना, लिख रखा है आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद जब उसका घोड़ा थक गया और उसको भूख महसूस हुई, किसान ने खेत जोतना बंद कर दिया, घोड़े को चरने के लिए खुला यानी ढीला छोड़ दिया और अपने कोट तथा अपने नाश्ते को लेने के लिए गया, ठीक है। He lifted the coat यानी उसने कोट को उठाया, lifted यानी उठाना, but the bread was gone यानी लेकिन रोटी गायब थी, but the bread was gone लेकिन रोटी गायब थी। He looked उसने सभी तरफ ध्यान से देखा, turned the coat over and shook it, but the bread was gone
यानी कोट को उलट पुलट कर देखा और उसको झटकारा, हिलाया, लेकिन रोटी वहां नहीं थी। द पीजेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल, यानी किसान को ये कुछ भी समझ में नहीं आया। तो क्या किया किसान ने, देखे तो, दैट्स स्ट्रेंज, he thought I saw no one, yet someone has been here and has taken the bread। यानी कि यह तो एक विचित्र बात है, यह तो एक विचित्र बात है। उसने विचार किया, स्ट्रेंज यानी अजीब भी बोल सकते हैं, विचित्र भी बोल सकते हैं। यह तो एक विचित्र बात है, उसने विचार किया। ही थॉट यानी विचार करना। आई सो नो वन, मैंने तो किसी को नहीं देखा। येट समवन, फिर भी कोई तो यहाँ है और उसने मेरी रोटी को ले लिया है। इट वॉज एन इम्प हु हैड स्टोलन द ब्रेड, वह एक छोटा शैतान था जिसने रोटी को तब चुरा लिया था जिस समय किसान खेत जो रहा था। ठीक है, यहाँ लिख रखा है इट वॉज एन इम्प हु हैड स्टोलन यानी चुरा लिया था, द ब्रेड। आगे बढ़े, लिख रखा है इट वॉज एन imp who had stolen the bread while the peasant was plugging, and at that moment he was sitting behind the bush, waiting to hear the peasant swear and call on the name of the devil। एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं। देखिए, it was an imp who had stolen the bread while the peasant was plugging, यानी वह एक छोटा शैतान था। इट वॉज एन इम्प यानी वह एक छोटा शैतान था जिसने रोटी को तब चुरा लिया था। हु हैड स्टोलन द ब्रेड वाइल, जब जिस समय किसान खेत जो रहा था, यानी खेत जोत रहा था। एंड एट दैट मोमेंट ही वॉज सिटिंग बिहाइंड द बुश, वेटिंग टू हियर द पीजेंट स्वेयर एंड कॉल ऑन द नेम ऑफ द डेविल, यानी और उस समय भी वह झाड़ी के पीछे बैठा हुआ था और किसान को यानी स्वामी शैतान के जैसे कोसते हुए अपशब्द कहते सुनने की प्रतीक्षा कर रहा था। यानी उसने उसका रोटी चुरा ली। किसने? उस इम्प ने, यानी छोटे शैतान ने फार्मर की रोटी चुरा ली और झाड़ी के पीछे छुप गया कि वो जो फार्मर है वो क्या करे, कुछ अपशब्द कहे, अपने मुंह से गाली गलौज निकाले कि अरे कहाँ चली गई, और ऐसे प्रकार से गाली बके तो मुझे खुशी हो। क्योंकि शैतानों को खुशी होती है जब कोई मनुष्य क्या करता है, भगवान को अपशब्द कहता है या फिर कुछ मुंह से गलत से शब्द निकालता है। ठीक है ना, तो शैतान बड़ा खुश होता है। तो ये छोटा शैतान था, तो ये भी इसी प्रकार का मनोभाव, ये इसी प्रकार की सोच लेकर ये कर रहा था कि मैंने इसकी रोटी चुरा ली, अब ये कुछ ना कुछ तो गलत सलत कहेगा। लिख रखा है ना, वेटिंग टू हियर यानी सुनना, द पीजेंट स्वेयर एंड कॉल ऑन द नेम ऑफ द डेविल, अब ये क्या करेगा, डेविल का नाम लेगा। क्योंकि अपशब्द बोलना, डेविल यानी जो शैतान होता है उसकी महिमा होती है ना, एक प्रकार से अपन उसकी पूजा करते होते हैं। और जब अपन अच्छे शब्द बोलते हैं तो अपन भगवान की पूजा कर रहे होते हैं। इसी प्रकार से वो बोल रहा था कि कब ये जो पीजेंट है यानी फार्मर है वो कॉल ऑन द नेम ऑफ द डेविल, कब डेविल का नाम लेगा। द पीजेंट वॉज सॉरी टू लॉस हिज ब्रेकफास्ट, यानी कि किसान को अपने नाश्ते के खो जाने पर दुख हुआ। बट इट कैन नॉट बी हेल्प्ड सैड ही, यानी दुख हुआ लेकिन उसने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता। उसने सिर्फ इतना ही कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर आफ्टर ऑल आई शैल नॉट डाई ऑफ हंगर नो डाउट, हु एवर टुक द ब्रेड नीडेड इट, यानी कि आखिरकार मैं भूखा थोड़े ही मर जाऊंगा, निसंदेह जिसने भी रोटी को लिया था उसको उसकी जरूरत थी। भगवान करे कि वह रोटी उसके अच्छे काम में आवे, मे इट डू हिम गुड, यानी ये तो बिल्कुल जो इम्प था यानी जो छोटा शैतान था उसकी सोच के बिल्कुल उल्टा पड़ गया, अपोजिट हो गया। वो सोच रहा था कि वो अपशब्द कहेगा, गाली गलौज करेगा, लेकिन उसने क्या करा, उसने बोला कि जिसने भी मेरी ब्रेड को चुराया है उसको मेरे से ज्यादा उसकी आवश्यकता होगी। काश ऐसा हो, भगवान ऐसा करे कि जिसने भी इसको चुराया उसकी भूख इससे मिट जाए। उसने ये कहा, यानी उसने इसमें भी भगवान को याद करा। ठीक है,
अब देखें आगे क्या हुआ। He went to the well, had a drink of water and rested for a while। यानी वह कुएं पर गया, पानी पिया और थोड़ी देर आराम किया। Then he caught his horse, fastened it to the plug and began plugging again। यानी कि फिर उसने अपने घोड़े को पकड़ा, उसको हल से बांध दिया, फेस्टेनेड यानी हल से बांध दिया और पुनः खेत जोतना शुरू कर दिया। यानी उसने कुछ भी ऐसी कोई भी गलत प्रक्रिया नहीं करी जिससे कि उसको इम्प को यानी छोटे शैतान को क्या हो, खुशी मिले, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखें लिख रखा है द imp was upset because he had not made the peasant do wrong and he went to the devil his master to report what had happened। मतलब यहां पर लिखा है छोटा शैतान, है ना। द imp was upset, छोटा शैतान घबरा गया। क्यों घबरा गया? बिकॉज ही हैड नॉट मेड द पीजेंट डू रॉन्ग। यानी कि छोटा शैतान घबरा गया क्योंकि वह किसान से कोई गलती या गलत कार्य नहीं करवा पाया। क्योंकि शैतान तो गलत कार्य करवाने में ही लगा रहता है, तो वो घबरा गया क्योंकि वो गलत कार्य नहीं करवा पाया था। किससे? उस पीजेंट से, उस फार्मर से। एंड ही हैड वेंट टू एंड ही वेंट टू द डेविल हिज मास्टर टू रिपोर्ट व्हाट हैड हैपेंड। यानी इसलिए वह जो कुछ हुआ था बतलाने को अपने स्वामी शैतान के पास गया। यानी ये छोटा शैतान था इम्प, अभी बड़े शैतान के पास गया। यानी इसका जो मास्टर था ना, जिसका नाम जो कौन था, डेविल था, देखिए उसके पास गया जो भी ये काम हुआ उसको बताने। देखें उसके पास जाकर उसने क्या किया। ही केम टू द डेविल एंड टोल्ड हाउ ही हैड टेकन द पीजेंट्स ब्रेड। लिखा है वह अपने स्वामी शैतान के पास आया और उसको बतलाया कि किस प्रकार उसने किसान की रोटी ले ली थी, है ना। ही केम टू द डेविल एंड टोल्ड हाउ ही हैड टेकन द पीजेंट्स ब्रेड एंड हाउ द पीजेंट इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग हैड सेड मे इट डू हिम गुड। यानी कि वह अपने स्वामी शैतान के पास आया और उसको बतलाया कि किस प्रकार उसने किसान की रोटी ले ली थी और किस प्रकार किसान ने बुरे वचन कहने की बजाय, लिखा है ना, एंड हाउ द पीजेंट इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग हैड सेड, स्वेरिंग यानी गलत वचन कहने की बजाय, मे डू हिम गुड यानी भगवान उसका भला करे। जिसने भी उस ब्रेड के टुकड़े को चुराया है, पीस ऑफ ब्रेड को चुराया है, वो क्या हो, उसका भला हो जिसने चुराया है, ये कहे उसने वर्ड। तो इसके बाद जो डेविल था उसका क्या हुआ, देखे तो डेविल का क्या रिप्लाई आया। द डेविल वॉज एंग्री एंड रिप्लाइड इफ द मैन गॉट द बेटर ऑफ यू इट वॉज योर ओन फॉल्ट, यू डोंट अंडरस्टैंड योर बिजनेस। इफ द पीजेंट एंड देयर वाइफ्स टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग वी शैल बी लॉस्ट। यानी कि एक एक करके मतलब समझेंगे इसका। लिखा हुआ है स्वामी शैतान नाराज हो गया और जवाब दिया यदि वह आदमी तुम पर विजयी हो गया तो यह सब तुम्हारा ही दोष था। लिख रखा है ना, द डेविल वॉज एंग्री एंड रिप्लाइड, डेविल नाराज हो गया और बोला इफ द मैन गॉट द बेटर ऑफ यू, यदि वह आदमी तुम पर विजयी हो गया, इट वॉज योर ओन फॉल्ट, तो यह सब तुम्हारा ही दोष था। यू डोंट अंडरस्टैंड योर बिजनेस, तुम अपने काम को ही नहीं समझते हो, तुम अपने काम को ही नहीं समझते हो कि तुम्हारा काम क्या है। तुम्हारे को उस आदमी से यानी उस पीजेंट से क्या वो गलत शब्द करवाना था, गलत कार्य करवाना था और तुमने कुछ नहीं करा, ठीक है। इफ द पीजेंट एंड देयर वाइफ्स डू दैट काइंड ऑफ थिंग, यानी कि अगर किसान लोग तथा उनकी पत्नियां इस प्रकार का काम करते रहे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, है ना। तो डेविलों का जो धंधा बंद हो जाएगा। वी शैल बी लॉस्ट, हम बर्बाद हो जाएंगे। द मैटर कांट बी लेफ्ट लाइक दैट, गो बैक एट वंस एंड मेक थिंग्स राइट। यानी कि इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता, इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता,
तुरंत वापस जाओ और मामले को ठीक करो। ऐसा किसने कहा? डेविल ने कहा। डेविल ने कहा वापिस से जाओ और इस मामले को वापस से सुधारो, अपनी गलती को वापस से सुधारो। इफ इन 3 years you don't get the better of the peasant, है ना, I will have you thrown into holy water। यानी यदि 3 वर्ष में तुम उस किसान पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, अपने नियंत्रण में नहीं कर सके, तो मैं तुमको पवित्र जल में फेंकवा दूंगा। ऐसा किसने कहा? मास्टर ने कहा, यानी डेविल ने कहा। किसको? इम्प को कहा, यानी छोटे शैतान को कहा, अगर तुमने इन 3 उसको समय दिया कि ये तुम्हारे को 3 वर्ष दे रहा हूँ, 3 ईयर दे रहा हूँ, इसके अंदर अंदर तुमने उससे कोई गलत कार्य नहीं करवाया ना, उससे, किससे? पीजेंट से, तो मैं तुम्हारे को होली वाटर के अंदर डालूंगा, पवित्र जल के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखें क्या होता है। लिखा है द इम्प वॉज फ्राइटेंड, यानी छोटा शैतान इस बात से भयभीत हो गया। फ्राइटेंड यानी क्या होता है? भयभीत हो गया, यानी डर गया। He hurried back to earth, thinking how he could make up for his mistake। यानी वह शीघ्रता से पृथ्वी पर वापस पहुंचा, यह सोचते हुए कि वह उस गलती की शक्ति पूर्ति किस प्रकार कर सकता है, यानी उसकी कैसे पूर्ति कर सकता है, उस गलती को जो उसने कर दी थी उसको कैसे ठीक कर सकता है। He thought and thought and at last he thought of a good plan। यानी कि उसने खूब विचार किया और आखिरकार एक अच्छी सी योजना उसके ध्यान में आ गई। He thought and thought, वह विचार पे विचार करने लगा, and at last, और अंतिम में he thought of a good plan, उसने एक अच्छा विचार सोचा, एक बहुत अच्छा विचार सोचा। देखे तो कौन सा विचार सोचा, हम भी तो जाने। He changed himself into a working man and went to work with the poor peasant। है ना, क्या लिखा है? उसने अपने आप को एक मजदूर के रूप में बदल लिया और उस गरीब किसान के यहाँ मजदूरी करने चला गया। कौन? वो जो इम्प था, वो जो छोटा शैतान था, वापिस से देखो, वो जो छोटा शैतान था उसने अपन खुद को यानी स्वयं को किस में चेंज कर लिया? वर्किंग मैन के अंदर। किस में? वर्किंग मैन में। He changed himself into a working man and went to work with the poor peasant। और कहाँ चला गया? उस गरीब के साथ, उस गरीब किसान के यहाँ मजदूरी करने चला गया। देखें आगे लिखा है the first year he advised the peasant to sow corn in a low-lying damp place। यानी पहले ही साल उसने किसान को निचली नमी वाली भूमि में अनाज बोने की सलाह दी। द फर्स्ट ईयर, जो उसको 3 साल मिले थे, उसमें पहले साल उसने क्या बोला? उसने उस पीजेंट को क्या एडवाइस दी? ही एडवाइज द पीजेंट टू सॉ कॉर्न इन अ लो लाइंग डैम्प प्लेस। यानी सॉ यानी बोना यानी उगाना, कॉर्न यानी क्या होता है? अनाज, है ना। आ लो लाइंग डैम प्लेस, लो लाइंग डैम प्लेस यानी नमी वाली भूमि में, है ना। तो आगे लिखा है द पीजेंट टुक हिज एडवाइस एंड सोड देयर। यानी किसान ने उसकी बात मान ली और वहां बीज बो दिए। द पीजेंट टुक हिज एडवाइस एंड सोड देयर, यानी बोना। सोड यानी होता है बोना। ठीक है, चलो भाई, पहले ईयर में क्या हुआ कि जो इम्प था उसने क्या कहा? उसने क्या एडवाइस दी पीजेंट को कि तुम peasant, he advised the peasant to sow corn, बो कॉर्न को कहाँ पर बोना है? इन लो लाइंग डैम प्लेस में, नमी वाली भूमि पर तुम उसको बो, और उसने ऐसा कर लिया पीजेंट ने। द ईयर हैपेंड टू बी अ वेरी ड्राई वन एंड द क्रॉप्स of the other peasants were all burned up by the sun, but the poor peasants' corn grew thick and tall and heavy with grain। यानी वह वर्ष, जिस वर्ष में उसने इम्प ने एडवाइस दी थी, वह वर्ष एक बहुत ही सूखा वर्ष रहा और दूसरे किसानों की फसल धूप व गर्मी में पूरी की पूरी जल गई, लेकिन उस गरीब किसान की फसल में खूब अच्छे प्रकार के अनाज की फसल काफी मात्रा में हुई। अच्छा, not only had he enough grain to last him for the whole year, but he had also much to spare।
या स्पार भी कह सकते हैं हम। पूरे वर्ष भर के लिए न केवल उसके पास काफी अनाज ही नहीं बना रहा, बल्कि उसके पास काफी फालतू अनाज भी बचा रह गया। यानी जितना उसके काम का था उतना उससे ज्यादा उसको मिल गया और फालतू ही बच गया। ठीक है, अभी तो अपन इतना ही देखेंगे। अगली वाली क्लास में अपन इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।